नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मौसम में भी बदलाव आता है और मौसम बदलने के साथ साथ हमारे खेत खलिहान हमसे कुछ विशेष सामयिक कार्यों की मांग करते हैं और ऐसे ही सामयिक कार्यों से सजा सवरा रहता है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारियां भी हम आपको इसी कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। खेतों में होने वाले छोटे छोटे सामयिक कार्यों और कीट नियंत्रण की जानकारियां भी आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे विषय विशेषज्ञ आपको कौन कौन सी सलाह दे रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। किसानों के लिए लाभकारी सॉइल हेल्थ कार्ड, फंदा में बीज अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। जैविक प्रमाणीकरण में उपयोगी पीजीएस, जल संरक्षण कर भूजल स्तर बढ़ाएं और अरहर में खरपतवार प्रबंधन। किसानों द्वारा लगातार असंतुलित उर्वरक प्रयोग करने से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सॉइल जांच आधारित संतुलित एवं उचित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ जैव उर्वरकों और स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक खादों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। भारत सरकार सॉइल जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराती है। कुछ राज्यों ने सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए, परंतु इसमें राज्यों के बीच नमूने लेने, जांच करने और सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण करने में कोई समानता नहीं थी। पहली बार भारत सरकार ने सॉइल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने और सॉइल स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम प्रारंभ की है, जो 3 वर्ष की अवधि में एक बार 14 करोड़ जोतों को कवर करेगी। व्यक्तिगत किसानों से 2 करोड़ 53 लाख नमूने संकलित किए जाएंगे और 3 वर्ष में एक बार 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए इनका परीक्षण किया जाएगा। वर्ष 2015-16 के लिए 84 लाख नमूनों का लक्ष्य है, जिसकी तुलना में 34 लाख नमूने पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल विकसित किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि फंदा शासकीय कृषि प्रक्षेत्र में बीज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। विगत दिनों कृषि मंत्री ने फंदा फार्म का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बोई गई नई किस्मों, बर्मी कंपोस्ट, गौशाला आदि के विषय में जानकारी कृषि मंत्री ने प्राप्त की। श्री बिसेन ने कहा कि फंदा कृषि प्रक्षेत्र प्रदेश का बड़ा बीज अनुसंधान केंद्र बनेगा। इसमें अधिक उत्पादन वाली किस्में विकसित कर किसानों को विक्रय की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मौसम की बदलती हुई परिस्थिति के दृष्टिगत बीजों की प्रजाति विकसित की जाएगी। श्री बिसेन ने बर्मी कंपोस्ट के अधिक से अधिक उपयोग के निर्देश दिए। प्रक्षेत्र में फसल चक्रानुसार बोनी किए जाने की बात कही। फंदा प्रक्षेत्र का रकबा 56 हेक्टेयर है, जिसमें 50 हेक्टेयर में रबी की फसल, 25 एकड़ में खरीफ की फसल बोई जाएगी। भारत की सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली जैविक प्रमाणन उत्पादन की प्रक्रिया को प्रमाणित करने की प्रक्रिया है, जो जैविक उत्पादों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार कृषि उत्पादन प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है, जिसमें वांछित गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसे दस्तावेजी लोगों अथवा विवरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। घरेलू जैविक मंडी विकास को बढ़ावा देने और जैविक प्रमाणीकरण की आसान पहुंच के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को समर्थ बनाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक विकेंद्रीकृत जैविक कृषि प्रमाणन प्रणाली भारत की सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली पीजीएस इंडिया कार्यान्वित की गई है। एक प्रकार से यह जैविक उत्पाद की स्वदेशी मांग को सहायता पहुंचाता है और किसान को दस्तावेज प्रबंधन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं से संबंधित प्रशिक्षण देती है और यदि वह निर्यात का विकल्प चुनता है तो उसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए तैयार करती है। इस प्रमाणीकरण प्रणाली के ऑनलाइन प्रचालन के लिए एक वेब पोर्टल www.pgsi-ncof.gov.in तैयार किया गया है। इस वेब पोर्टल में पंजीकरण, अनुमोदन, दस्तावेजीकरण, निरीक्षण के रिकॉर्ड और प्रमाणीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल को भविष्य के लिए सहेजने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। देखने में आ रहा है कि दिनों दिन जमीन के अंदर का जल स्तर कम होता जा रहा है। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर जल संरक्षण करना होगा। इसके लिए मृदा संरक्षण के उपाय के अलावा अनेकों कृत्रिम विधियां भी हैं, जिनके माध्यम से पानी का संरक्षण किया जा सकता है।
भूमि सतह पर जल संग्रह, जमीन का समतलीकरण, मेड़बंदी, मृदा संवर्धन, फसल पद्धति में बदलाव, रिज एवं फरो पद्धति से खेती एवं खेतों में चौड़ी क्यारियां बनाकर अधिक से अधिक जल को जमीन के नीचे पहुंचाया जा सकता है। गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए समाज की जागृति एवं जल भंडारण संग्रहण क्षमता में वृद्धि भी करने की आवश्यकता है। इस वर्ष अच्छी बारिश हो रही है। हम सभी ये प्रयास करें कि बारिश का अधिकतम पानी जमीन के अंदर जाए, जिससे जमीन का जल स्तर बढ़ सके, जिसका उपयोग हम भविष्य में अपनी ज़रूरतों के लिए कर सकें। अरहर की फसल को शुरू में खरपतवारों से बचाना अत्यंत आवश्यक है। अरहर के पौधों की बढ़वार को सामान्य रखने हेतु आरंभिक 30 से 40 दिन तक खरपतवारों की रोकथाम अति आवश्यक है। इसके लिए फसल में खुरपा द्वारा पहली गुड़ाई, बुआई के लगभग 20 दिन एवं दूसरी 40 दिन बाद करें। खरपतवार नाशी रसायनों द्वारा भी खरपतवार को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। बुआई के तुरंत बाद जमाव के पूर्व पेंडिमिथिलिन की 3 किलोग्राम क्रियाशील अवयव की मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कपास की खेती हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह तो आप जानते ही हैं। कपास से बने सूती धागों और उनसे निर्मित कपड़ों की मांग हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमेशा बनी रहती है। कपास में वो कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं जिनसे कि भरपूर पैदावार प्राप्त हो, इसी विषय में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश कुमार परसाई, कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय खंडवा से। किसान भाइयों, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं कि कपास इन दिनों आपके खेतों में खड़ी हुई है और
हम बात करने जा रहे हैं कपास के संदर्भ में कि कपास की फसल में आपको कौन कौन से सामयिक कार्य करना है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। जहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि कपास मुख्य रूप से हमारे निमाड़ और मालवा अंचल की महत्वपूर्ण फसल है और इन क्षेत्रों में जो कपास लगाया गया है वो सामान्यतः दो प्रकार का कपास इस समय आपके खेतों में दिखाई दे रहा है। एक वो कपास है जो आपने गर्मी के मौसम में लगाया है, अक्षय तृतीया के आसपास मई माह में जिसकी बोनी की है, वो कपास आपके खेतों में दिखाई दे रहा है। और दूसरा कपास जो है आपके खेतों में वर्षा आरंभ होने के पश्चात आपने सामान्य रूप से 20 जून के आसपास या 20 जून के बाद जब वर्षा हुई है उसके पश्चात ये अपने खेतों में लगाया है। अब इन कपास की जो दो प्रकार की स्थितियां हैं उनमें कौन कौन से काम करना है इस पर हम बातचीत करेंगे। जहां तक कि आप जानते हैं कि कपास में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और उन क्रांतिकारी परिवर्तनों के फलस्वरूप हम इस समय कपास जो है बीटी कपास अपने खेतों में लगा रहे हैं। बीटी कपास जो है एक विशेष सावधानी या विशेष सतर्कता के साथ लगाई जाने वाली फसल है। जहाँ तक आपने जून माह में जो अंत में कपास लगाया है वो अभी अंकुरण हुआ है, विशेष रूप से 15-17 दिन का 20 कपास आपके खेतों में होगा। और ऐसी स्थिति में आपको जहाँ पर पौधे अधिक उग आए हैं, बीज अधिक डल गया, उस वजह से पौधे अधिक लग गए हैं, तो प्रति बोनी बिंदु या प्रति बोनी बिंदु एक पौधा जो है विरलन करने का काम इस समय अपने खेतों में करना है। इसी प्रकार से कहीं यदि अंकुरण नहीं हुआ है तो उस जगह पर हमारा पौधा जो है लगा करके जो है उसको भरने का व्यवस्था, रिक्त स्थान की जो है पूर्ति वो करने की व्यवस्था करना है। जहाँ तक पौधे लगाने का प्रश्न है, बेहतर होगा कि आप जो पौधे उपयोग में ला रहे हैं वो पहले से आपने उसी समय बो रखे हैं, उस बीज के लगाने हैं तो वो बेहतर रहेगा। इसके बाद कपास चूँकि आपकी लंबी अवधि की फसल है, इसमें जो है आपका खाद और उर्वरक की मात्रा जो है किस्तों में दी जाती है। सामान्य रूप से हम कपास की फसल में 4 माह की अवधि तक जो है खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक कपास जो है इसमें लंबी अवधि की फसल होने के कारण इसमें अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जहाँ तक इसके लिए पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा का प्रश्न है, हम 150 किलोग्राम नत्रजन, 75 किलोग्राम स्फुर और लगभग 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के मान से देने की अनुशंसा करते हैं। जहाँ तक बोनी के समय के खाद का प्रश्न है वो आप इस समय उपयोग कर चुके होंगे। बोनी के समय सामान्य रूप से हम अनुशंसा करते हैं कि 15% नत्रजन तत्व और 50% स्फुर और पोटाश की मात्रा आप बोनी के समय बीज के नीचे पर्याप्त गहराई पर ये दें। इस प्रकार से खाद देने की व्यवस्था बोनी के समय आपसे अपेक्षा की जाती है। अब जहां आपने जून मौसम में माह में फसल लगाई है वहां आपको 1 माह की अवधि जो है फसल होने के बाद आपको पहली खाद की खुराक देने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में आपका 25% नत्रजन जो है उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से गर्मी के मौसम की जहां आपने कपास लगा रखी है वो निश्चित रूप से दूसरे या तीसरे माह की अवधि पूर्ण करने जा रही होगी, तो यहाँ दूसरे और तीसरे माह की अवधि के पश्चात जो खाद उर्वरक की मात्रा देना है उसकी व्यवस्था करना है। जहाँ तक दूसरे माह के बाद खाद उर्वरक का प्रयोग का प्रश्न है, हमें 25% नत्रजन तत्व और बचा हुआ शेष 50% स्फुर और पोटाश जो खाद है उसका उपयोग हमें करना है दूसरे माह की अवधि के पश्चात। इसी प्रकार से 3 माह की जहाँ फसल हो जाती है वहाँ हमें 25% नत्रजन जो है उसके उपयोग करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से चौथे माह की फसल जब पूरी होती है उसके पश्चात हम 15% जो नत्रजन तत्व शेष रह जाती है मात्रा उसकी आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। जहाँ तक बोनी के समय हमने जो खाद दिया वो बीज के नीचे देने का तरीका हमारा हम अनुशंसा करते हैं, लेकिन अब जो है हम 1 माह 2 माह से लेकर के चौथे माह की अवधि तक जो खाद देंगे वो हमें कालम पद्धति से देने की व्यवस्था करना है। कालम पद्धति में पौधा जितना घेरा बनाता है उस घेरे के
आसपास हमें एक गड्ढा करना है सब्बल की मदद से, सामान्य रूप से 9 से 12 इंच का गड्ढा जो है करना है और उस गड्ढे में जो है प्रति बोनी बिंदु खाद दे करके और खाद की व्यवस्था करना है। ये तो हुई आपके मुख्य पोषक तत्वों की आपूर्ति की बात। इसी प्रकार से भूमि की जांच के उपरांत यदि हमें अपनी क्षेत्र की ज़मीन में गंधक, मैग्नीशियम या जस्ता की कमी दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति में हमें इन तत्वों की आपूर्ति की व्यवस्था भी करने की आवश्यकता है। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे खेतों में खड़ी फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, परंतु इसका प्रयोग किस विधि से करना चाहिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है। कीटनाशकों के प्रयोग में यदि असावधानी बरती जाए तो यह घातक भी हो सकता है। कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी किस प्रकार से बरती जाए, आइए देखते हैं इसी विषय पर एक रिपोर्ट। सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी
एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसान भाइयों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा आज का यह अंक जरूर पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।